सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पति की अर्थी पड़ा हुआ था कि सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चली जा रही थी कि कोई मेरी मदद करो, वरना भूख के मारे मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस टाइम सिर्फ 500 का ही नोट था जो मैंने उसे दे दिया। वह बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देकर, बेटी वापस अपने घर जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई, भला मुझे क्या मिल सकता था। यूँ मैं वापस ससुराल आ गई, मगर जैसे ही नज़र पति के अर्थी पर पड़ी तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा पति आज काम से जल्दी घर वापस आ गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। और मेरी सास खाना खा चुकी थी, सिर्फ मेरा पति ही रहता था। मैं जल्दी से रसोई में गई, फ्रिज खोला तो दोपहर का खाना और बची हुई सब्जी पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से निकाल कर गर्म किया, साथ में ताज़ा रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय का पानी भी चढ़ा दिया, क्योंकि हम सबकी आदत थी कि खाना खाने के बाद जल्दी ही चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरा पति और सास बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने खाना खा लिया था। पति के सामने मैंने खाना रखा तो वह खाना खाने लगे। हम तीनों बिल्कुल चुप थे, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा था, लेकिन मैंने अपने उस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर रसोई में चली गई। देखा तो चाय उबल रही थी। मैंने चाय को कप में डाली और ट्रे उठाकर बाहर की तरफ आ गई। लेकिन आगे का सीन देखकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा, जैसे किसी ने मेरी जान ही निकाल दी हो। वह मेरा पति तख्त पर बिल्कुल उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहा था। मेरी सास उसके हाथ मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ सन्नी, तुझे क्या हो रहा है, कुछ तो बता। मेरी सास ऊंची ऊंची रोए जा रही थी। मैं भागकर अपने पति के पास पहुंची। अगले ही पल मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ रहा था। उसके मुंह से सफ़ेद झाग बह रही थी। वह अपना गला पकड़कर बिना पानी के मछली के तरह तड़प रहा था। उससे पहले कि मैं कुछ समझती और किसी को कुछ मदद के लिए बुलाती, अचानक मेरे पति का जिस्म ठंडा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां पलट गई। 2 मिनट में मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। मेरा पति मुझे और अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मेरी पूरी दुनिया और मेरा पूरा संसार मेरा पति था। उसका इस तरह अचानक मौत मुझे हिलाकर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उसके अलावा मेरा कोई आगे पीछे नहीं था। मेरे घर का चिराग बुझ गया था और मोहल्ले के लोग भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का सीन देखकर वह भी हैरान से बुत बने खड़े थे। अचानक मुझे अपने दम घुटने का एहसास हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सारी चीज़ें चकराती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन सब बेसुध हो गया। अगले ही पल मैंने अपने बदन के वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी तक भारी था। मैंने नासमझी से इधर उधर देखा। अगले ही पल मेरे पति की अर्थी जो मेरी नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागी। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश रही। भागकर पहुंची तो देखा मेरे पति की अर्थी आंगन में पड़ा है और मेरी सास उसकी चारपाई से लगकर बैठी हुई है। उसकी आंखें देखकर लगता था कि जैसे वह पूरी रात रोती रही हो। जवान बेटे का गम था, आखिर एक माँ, और करती भी क्या। पति के अर्थी के पास पहुंची तो मोहल्ले की औरतों ने मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी कि लो देखो, हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशरम लड़की है, पति की अर्थी पड़ा है और अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे कुछ तो शर्म कर अपनी बूढ़ी सास का। कल शाम से चरपाई से लगकर बैठी है, पानी का एक घूंट तक नहीं लिया उसने, फिर भी उसको तुम्हारा ही ख्याल रहा कि तुम्हें ना उठाया जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस हाल में भी उसे तुम्हारा ख्याल है और एक तुम हो कि पहले अपने पति को जान से मारती हो और फिर बेशर्मी से उसी के घर में रहकर अपने नींद पूरी कर रही हो। तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। कैसी लड़की हो, हमारे सामने खड़ी हो। मैं उन लोगों की उसकी बातें सुन रही थी और कितनी सफाई से वह सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे थे। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने सर झटका और अपने पति के अर्थी के तरफ भागी। अभी मैंने चारपाई की तरफ बढ़ी ही थी कि एकदम मुझे अपने बालों में खिंचाव महसूस हुआ,
जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मेरे बाल मुट्ठी में पकड़ रखे हों, मुझे अपनी तरफ खींचा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ी थी। उसने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिर गई। मैं दोबारा उठकर चारपाई की तरफ जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे फिर से बालों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उनके अगले कदम ने तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होंठ का किनारा कट गया और उससे खून बहने लगा। मैं उनके इस रवैये पर डर से कांप रही थी। अभी मैं उस झटके से ही ना समझ पाई थी कि उनकी बात पर मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वह कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम कातिल हो, मेरे बेटे को तुमने मारा है, उसकी जान ली है तुमने। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो उसकी ज़िंदगी तुमने जहन्नुम बना दी है। फिर तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी जो तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, मैं कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पति थे, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दो। ऐसा ना करो। लेकिन मेरी सास को मेरे किसी भी विनती का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे के पास ले गई और दरवाज़ा खोलकर मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। मेरे ऊपर जुल्मों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर कर दी गई थी। मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाती रही लेकिन दरवाजे वाले सारे ही पत्थर दिल हो गए थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ रो पड़ी। चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो किधर जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी कि अल्लाह के नाम पर कोई मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझ पर रहम करो। मैंने अपने हाथ में पैसों की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 500 का नोट था। मैंने वह नोट उस औरत को दे दिया। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। शायद उसको बहुत भूख लगी थी। उस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया, अपनी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम भी दुखी हो? मैंने उनकी बात पर चौंक कर इधर उधर देखा। मैंने बेध्यानी में अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा कि अल्लाह तेरा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान करे, तू सदा सुखी रहे, ऐसे सड़क पर ना फिर, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा कि तू बेसहारा नहीं है, तू बहुत भोली है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरा पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़कों की खाक छान रही है? तू तो मालकिन है, जा अपना महल संभाल, अपने घर जाओ, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तू हैरान रह जाएगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे पति के अर्थी का कोहराम मचा हुआ है और मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है। मैं तो उसकी बात सुनकर अपने घर की तरफ बढ़ गई और सोचा कि आखिर वहाँ जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी है, और खुशी ना भी तो एक दफ़ा फिर से अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है उनको मुझ पर तरस आ जाए और मुझे मेरे पति का आखिरी दीदार करने दें। यही सोचते सोचते अपने घर के दरवाजे पर आ गई। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। आगे जो सीन मुझे देखने को मिला उसे तो जैसे मेरी सारी ताकत खो दी। एकदम सुन्न होकर मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं अपनी जगह पर खड़ी जम चुकी थी। मैं अंदर का सीन देखकर हैरान होकर गूंगी रह गई। मेरा नाम रुचि है। मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और सास भी रहते हैं। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है। मेरी उम्र 32 साल है। ये बात उस टाइम की है जब मैं 21 साल की थी और दिल्ली के महंगे कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के दबाव की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे माँ बाप एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस था, लेकिन उनका रवैया शुरू से ही बहुत सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वे हर टाइम गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई वजह थी, उनका नेचर ही इसी तरह का था। गुस्सा उनकी फितरत में था। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। वह मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं उनके गुस्से से बहुत डरती थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते थे और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता था कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी एक पढ़ी लिखी औरत थी और मेरे बाप की तबीयत के खिलाफ बहुत डरती थी
और मेरे बाप के लिए हमेशा मेहरबान रहती थी। मुझे मेरे बाप के रवैये ने बिल्कुल अलग कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को बागी बना देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो हमारे ड्राइंग रूम में मेरे पापा के बिजनेसमैन अपने पार्टनर फैमिली के साथ बैठे हुए थे और पापा ने बिजनेस पार्टनर को अक्सर घर बुलाते रहते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे रिश्ते अपने बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे के साथ तय कर दिया है। अगले संडे को तुम्हारी मंगनी है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने गुस्सा करने की कोशिश की तो माँ ने कहा कि खबरदार कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की। अपने बाप के गुस्से को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए कोई हंगामा किए बगैर अपने कमरे में चली गई। मैं अपने लिए कोई और मुश्किल खड़ा करना नहीं चाहती थी। गुस्से से तन में आग लग रही थी। अपने कमरे में चली गई। वहाँ से अपना फ़ोन लेकर फ़ौरन सन्नी को कॉल की और उससे कहा कि पापा मेरे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, तुम प्लीज़ कुछ करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। सन्नी ने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं जल्दी ही कोई इंतज़ाम करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट से ही मोहब्बत करती थी। सन्नी एक हैंडसम लड़का था। वह एक मिडिल क्लास घर से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वह बहुत अच्छा इंसान था और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और वह रहते थे। बाप की मृत्यु हो गया था, जबकि एक बड़ी बहन की शादी हाई क्लास लोगों में ही हो चुकी थी। सन्नी के माँ का छोटा सा कारोबार था जिसको अब सन्नी ही संभालता था। मैं भी उसके साथ बहुत खुश थी। वैसे भी मैंने कभी अपने पैसों पर करूर नहीं किया था। दिन बीतते गए और मेरी शादी के दिन भी आ पहुंचा। सन्नी और उसकी माँ अगले दिन मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आ गए थे, जिस पर मेरे पापा ने उनकी बेइज्जती करके उनको घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मेरे से मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करूं। खैर मेरे पार्लर जाने का टाइम हुआ। मम्मी ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजा और मुझ पर बहुत दबाव डाला कि तुम टाइम पर पहुंच जाना। हम उनसे इजाज़त लेकर बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ पार्लर की तरफ चली गई। मैंने गाड़ी में बैठने के साथ ही अपनी दोस्त से फ़ोन ले लिया और सन्नी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। सन्नी पहले तो गुस्सा हुआ कि तुम्हारे बाप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। मैंने उसे कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, कोर्ट मैरिज। तुम मुझे पार्लर से आकर ले जाओ, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सन्नी ने कहा कि क्या ये ठीक है, तुम्हारे माँ बाप। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, वह समझ जाएंगे। मुझे थोड़ा टाइम ही नाराज़ रहेंगे। सन्नी ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे पार्लर के पास ही हूँ, तुम मुझे कॉल कर देना। मैंने अपने ड्राइवर को बहाना करके घर भेज दिया। उससे कहा कि मेरा दुल्हन का जोड़ा घर पर ही रह गया है, आप मुझे लाकर दे दो, मैं जब तक तैयार हो जाती हूँ। ड्राइवर ने जाने के बाद मैंने जल्दी से सन्नी को कॉल मिलाया और उससे आने को कहा। अगले 15 मिनट में मेरे पास पहुँच गया था। मैंने अपनी दोस्त से सब कुछ समझा दिया था। उसके बाद मैं सन्नी के साथ चली गई। हमने मंदिर में जाकर शादी कर लिया और फिर सन्नी के घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी संगीन गलती की है। इधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान टूट पड़े। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊंगी। हमारे घर पर एक कयामत आकर बीत गई थी। मेरे पापा उस टाइम मुझे मारने के इरादे से निकल पड़े थे। माँ ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा ऐसा ना करो, वह हमारी इकलौती औलाद है। माँ ने उनके पैर पकड़ लिए और बेशक उसे माफ़ ना करो ज़िंदगी भर, लेकिन उसे कत्ल भी ना करो प्लीज़। पापा को माँ की कसम ने रोक लिया था। मुझे आज सन्नी के घर आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन मेरे मायके से बराबर खामोशी थी, जिस पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। लेकिन मैं ये ना समझ पाई कि तूफ़ान आने से पहले हर तरफ चुप्पी हो जाती है। मैं हर चीज़ से बेखबर अपने ससुराल पर आराम से ज़िंदगी बिता रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। ज़िंदगी बड़े आराम से बीत रही थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने भगवान की कृपा की थी। मेरी जान छूट गई। सन्नी अभी भी पढ़ रहा था, साथ में वह काम भी कर रहा था। वह सुबह सवेरे 10 बजे तक जाता और फिर 9 बजे वहाँ से कॉलेज चला जाता।
वहीं से 8 बजे लौट आता। मेरी सास कपड़े सिलाई करती थी। मैंने घर में रहकर कपड़े सिलाई करना भी सीख लिए थे। उनके घर का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। मुझे शुरू शुरू में थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया था। इस तरह हमारी शादी को 6 महीने बीत गए थे। अब थोड़ा महसूस किया था कि माँ का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा हो गया था। वह बार बार मुझे कहती थी कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहिए, तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो वो सब कुछ भूल गए होंगे और तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के गुस्से का सामना कर पाती। कहीं वो मुझे देखते ही गोली मार देते। मैं हर दफ़ा अपनी सास से कोई ना कोई बहाना करके उनको टाल देती। खैर दिन बीतते जा रहे थे। सन्नी का रवैया भी अब कुछ दिनों से बदलता हुआ जा रहा था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही सोचा कि हो सकता है काम ज़्यादा है, इस वजह से परेशान हो। उस दिन भी रोज़ की तरह मेरा पति नाश्ता करके दफ्तर चला गया। पीछे मैंने घर के काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को रात को ही आना था। और दिन के टाइम मैंने चिकन कोरमा बनाया था और 7 रोटियां भी बनाई थी। मैंने और मेरी सास ने खाना खाया तो सास ने मुझे कहा, जाओ आराम करो, बर्तन मैं धो लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं बर्तन धो लूँगी, आप जाकर सिलाई करें। उनकी बात मैं मान गई और कमरे में आकर लेट गई। अभी कुछ ही देर बीते थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। साथ ही मेरे पति के मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज वह जल्दी आ गया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। इतने में मेरी सास भी बाहर आकर तख्त पर बैठ गई। उसने मेरे पति से जल्दी आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आजकल कॉलेज से छुट्टी भी और दफ्तर में भी कुछ काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैंने पति को खाना दिया और चाय लेने अंदर गई। वापस आई तो मेरा पति मर चुका था। ये सीन ना देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो गई थी। मैंने अपने पति के अर्थी के पास जाना चाहा तो सास ने मुझे कहा कि तुम कातिल हो। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़क पर चली जा रही थी जब मुझे एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे घर जाने को कहा और कहा कि तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कि आज तक किसी औरत को नहीं मिली। मैं अपने किस्मत के हाथों मजबूर होकर घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी दुनिया ही पलट कर रह गई थी। दरवाज़ा खोलते ही साथ में मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब के ताज़ा पत्तियाँ मेरे ऊपर बराबर गिर रहे थे, जिसने ताज़ा महक भी आ रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति का अर्थी गायब था। साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। मेरे पाँव के नीचे भी ढेर सारी पत्तियाँ बिछाकर अंदर पहुँची, जहाँ एक रास्ता बनाया गया था। मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये सब क्या है। ये तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए, फिर ये सब क्या है। मेरे पति का अर्थी कहाँ गया, मेरी सास कहाँ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उन फूलों की पत्तियों पर से गुजरते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। मेरी सास के कमरे में बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मुझे अपने पति की आवाज़ भी आ रही थी। उसने सही कहा था कि मैं बेसहारा नहीं हूँ, भोली और कम अक्ल हूँ। मेरे नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रची गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे अपने अक्ल पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक आदमी को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी ज़िंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, कैसे आएगी मेरे साथ। तो फिर मेरी सास ने कहा, वह बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई भी बहाना बना देना, कह देना मैं बेहोश हुआ था, तुम लोगों ने मुर्दा समझ लिया। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी करो, किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना, जिस मकसद के लिए उससे शादी की थी वह अब आकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। इतना इंतज़ार किया था मैंने उस दिन का। कितना खुश थी जब तूने मुझे आकर बताया था कि अपनी बहन की तरह एक अमीर घर की लड़की फंसा ली है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खूसट बाप इतना टाइम लगाएगा। जब तुम लोग भाग गए तब भी मैंने यही समझा कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बूढ़े ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया और उस निकम्मी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। और उसको देखो, वह तो लैला मजनू बनकर तुम्हारे साथ चिपट कर रह गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचा था
कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूं, क्योंकि उसके बाप से तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। अब कब तक मुझे मुफ्त में बिठाकर रोटियां खिला रहे थे, इसलिए उस कलमोही के हाथ से जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवाई मिलवा दी और ये कहकर कि सन्नी को बुखार है। ये सब ड्रामा मैंने ही रचाया था और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए थे। मैं तो हैरान से बुत बनी बातें सुन रही थी और कितने आराम से मुझे उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी। मुझे यूँ लगा जैसे क़यामत तो अब आई है। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान ही निकाल दी। मैं बेजान होकर फर्श पर गिर गई। मेरे पति और सास ने जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो कलेजा उनके चेहरे पर खौफ के साए लहर उठे। मेरे पति ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाला। मुझे होश आया तो मेरा पति कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं जल्दी से उठी और कहा कि मुझे मेरे पापा के घर जाना है। मैं उसकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैं अपने पापा के घर पहुंची तो वहां मातम छाया हुआ था। मेरे पापा एक हफ्ता पहले ही मर चुके थे और मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर कर गए थे। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल सन्नी ने मुझसे दौलत के लालच में शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे बाप ने मुझे अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उनका दिल मेरी तरफ से उठने लग गया। वे दोनों वहाँ बैठे मुझे निकालने की वजह ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कोई वजह ना मिली तो अपने मरने का ड्रामा रचाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पीछे से किसी के मुंह से खबर सुनी कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है। उन्होंने मरने से पहले मुझे पूरे जायदाद का मालिक अपनी इकलौती औलाद को बना दिया है। ये खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। ऐसा चौंक गया जैसे उसे कुछ याद नहीं। ये सब समझा करो, हमारी गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरा पति अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी दौलत अपने नाम करवा सके, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। शाम को मेरी सास और मेरा पति मेरे घर आए, मुझसे बराबर माफ़ियाँ मांगने लगे। मुझ पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ। मायूस होकर लौट गए। उस रात मेरे पति की बहन का डिवोर्स हो गया, जिस पर उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। ये हादसा मेरे पति और सास की ज़िंदगी को बदल दिया। उन्हें अक्ल आ गई थी। मेरी सास अपने बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उन्हें पैरालाइज हो गया, जिसके बाद वो पूरी तरह बिस्तर पर आ गई। सन्नी की हालत भी बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी खून के आंसू रोता था। चाहे उसने जो भी किया, लेकिन वह मेरी मोहब्बत थी। उसी मोहब्बत के वारी मैंने उसे माफ़ कर दिया। वे दोनों अब बहुत बदल गए थे। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी थी। 5 साल बाद भगवान ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटे से मेरी गोद भर दी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मेरे नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।